नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स जो होम लोन बोरोअर करते हैं होम लोन लेने के पहले। यानी कि 5 कैसी बड़ी मिस्टेक्स है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इन 5 मिस्टेकों पे ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे आपके डिसीजन को लेके कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो मेरा वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहला स्कोर, होम लोन अप्लाई करने के पहले सबसे पहले अपना खुद का सिविल स्कोर खुद चेक करो। सिविल स्कोर civil.com की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उसमें वीडियो देख के आप चेक करेंगे। सिविल स्कोर इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब आप होम लोन अप्लाई करोगे, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अच्छे का मतलब 750 के ऊपर है, तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। और अगर सिविल स्कोर आपका बहुत कम है, 550 600, तो आपका सिविल स्कोर रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे होम लोन लेना ही है तो मैं सिविल स्कोर खुद क्यों चेक करूं? इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। तो जब आपको आपका सिविल स्कोर पता रहेगा तो आप उन बैंकों में अप्लाई नहीं करोगे जहां जो कट ऑफ सिविल स्कोर आपसे ज़्यादा है। तो इससे क्या है कि आपकी सिविल इंक्वायरीज कम होंगी, नहीं तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और सिविल इंक्वायरी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि होम लोन की फ़ाइल लॉगिन के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस, जो TIR रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट की फ़ीस होती है, वो पहले ही जमा करनी होती है। तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपने सिविल स्कोर पहले चेक किया और आपको ऐसे लोन नज़र आ गए जो आपने लिए नहीं थे, 2000 5000 के, आजकल कई बार देखा जाता है। तो आप उसमें तुरंत सिविल डिस्प्यूट रेज करके उसको महीने भर में करेक्ट करवा सकते हो। नहीं तो आप पहले अप्लाई कर दोगे और फिर आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा लोन चल रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप करो तो क्या करो, आपके पास करने को कुछ नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस में जो होम लोन में आता है वो प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल चार्जेस, रीपेमेंट पेनल्टीज़, और आजकल एक हिडन कॉस्ट आ रखी है, GST ऑन होम लोन्स। तो आप क्या करें, लोन अप्लाई करने के पहले जिस बैंक भी आप चुने, उस बैंक में देख लें कि कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या क्या लगना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे बैंकों में ऑफर चल रहा होता है, टॉप बैंकों में, जहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस वेव होती है, तो आपकी फ़ाइल भी लग जाएगी, पैसे भी नहीं लगेंगे। तो थोड़ी आपको ये वाली चीज़ स्टडी करनी होगी। अब बात आती है कि मैक्सिमम लोन कितना लेना चाहिए। देखो, लोन तो बैंक आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दे देगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका खुद का कितना बजट है, आप कितना सहन कर पाओगे लोन की EMI को, उस हिसाब से आपको लोन लेना चाहिए। जनरली लोन की जो EMI आती है वो आपकी प्रेजेंट सैलरी से 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता क्या है कि आपको दूसरी ज़रूरतों के लिए भी पैसा चाहिए होता है। दूसरा, लोन EMI कैलकुलेटर में हमेशा पहले एग्जैक्ट पिक्चर देख लें कि आप कितने साल तक लोन दोगे, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको एक अच्छी खासी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी कि लोन का तब आप एग्रीमेंट साइन करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रेटजी से इस लोन को रीपेमेंट करोगे। दूसरा, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं लोग बाग, कि वो इंटरेस्ट रेट कंपेयर नहीं करते। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनको इजीली टॉप बैंकों से लोन मिल जाता है, लेकिन वो NBFCs के चक्कर में आ गए और 3-4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स को हमेशा कंपेयर करो, इंटरेस्ट रेट्स हमेशा वेरी होती रहती है। तो प्रेजेंटली क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है उसको आप कंपेयर करके ज़रूर चलें। दूसरा, आप खुद ये सुनिश्चित करें कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सही पड़ेगा या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सही पड़ेगा। दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं। कुछ बैंक दोनों ऑफर करते हैं, जनरल बैंक फ्लोटिंग भी ऑफर करते हैं। तो आप उसमें ऑप्टेट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। दूसरा, बैंक के साथ नेगोशिएशन करना जरूर सीखें। एक बार जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो अपना लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लोन टेन्योर। जनरली मैंने देखा है लोग बाग बैंक के साथ किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करते, उनको बैंक जो ऑफ़र कर देता है बस वो उसी पर लागू रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा, लोन टेन्योर। कई लोग क्या करते हैं, वो लोन टेन्योर इंक्रीज़ करा लेते हैं कि भैया हमें लोअर EMI आएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं अगर आप लोन टेन्योर इंक्रीज़ ज़्यादा करा लोगे तो EMI तो कम आ जाएगी, लेकिन आपको जो ओवरऑल ब्याज देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक लोन है 50 लाख का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 2 टेन्योर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 15 साल के लिए और 30 साल के लिए।
15 साल के लिए आपकी EMI आती है 47,783, 30 साल के लिए आती है 36,688। लेकिन अब अगर आप टोटल इंटरेस्ट पीरियड में देखोगे ना, 15 साल के दौरान आपको 36 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन वहीं 30 साल के लिए आपको 82 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगर यदि आप 36 लाख का दुगना कर देते हो तो आपका 72 लाख होता है, मतलब 10 लाख आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में चला गया। टोटल रीपेमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 86 लैक्स आप 15 साल में करते हो, जबकि 30 साल के लिए 1.32 करोड़। तो कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है आप देख सकते हैं। अब आती है बात की आइडियल होम लोन टेन्योर कितना होना चाहिए। देखो, आइडियल होम लोन टेन्योर कितना होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप ये देखिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम किस हिसाब से रहेगा। अगर आप मान के चलिए आप रिटायर होने वाले हैं 10 साल में, तो आपको कितनी पेंशन आनी है उस हिसाब से आप लोन टेन्योर सेलेक्ट करें। लोन टेन्योर बड़ा आइडियली चूज़ करें कि आपको दिक्कतें ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको होम लोन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और का होम लोन हम रेफ़र करोगे होम लोन की फ़ाइल हम आपको अच्छा खासा कमीशन उस पर देंगे लोन डिसबर्समेंट के बाद। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए या अप्लाई करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।